नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है अनोखा तीरंदाज। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब रेलगाड़ियाँ, मोटरें और हवाई जहाज़ नहीं चलते थे और लोग बैलगाड़ी आदि में सफ़र करते थे, तब मथुरा नगरी में गंगाराम पटेल नाम का एक अति धनवान और विद्वान व्यक्ति रहता था। एक बार हजामत बनवाते हुए उसने अपने नाई से कहा, बुलाकी, इस बार कार्तिक में गंगा स्नान काशी में करने का विचार है, साथ चलोगे? क्यों नहीं मालिक, मैं आपके साथ जरूर चलूंगा, पर मेरी आपसे एक शर्त है। रास्ते में जो भी अजूबा दृश्य अथवा चरित्र मैं देखूंगा, उसका उत्तर आपको देना होगा। यदि आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया तो मैं वहीं से अपने घर लौट आऊंगा। गंगाराम ने तौलिए से अपना चेहरा पोंछा। बुलाकी, तेरी शर्त है तो मुश्किल, पर तेरे साथ मेरा रास्ता आराम से कट जाएगा, इसीलिए मैं तेरी शर्त मंजूर करता हूँ। 2 दिन बाद हम यहाँ से चलेंगे, तब तक तू भी तैयारी कर लेना। बहुत अच्छा मालिक। सब इंतजाम करके 2 दिन बाद दोनों बैलगाड़ी से काशी जी की यात्रा पर चल पड़े। मालिक, पहला पड़ाव आगरा में करेंगे, सांझ होने तक हम वहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, नगर के बाहर कोई जगह तलाश करना जहां भीड़ भाड़ ना हो। सारे दिन चलने के बाद संध्या होते ही उनकी गाड़ी आगरा के पास पहुंची। मालिक, वो सामने सराय दिखाई दे रही है, वहीं चले? चलो वहीं चलो। लेकिन उन्होंने सराय में ना जाकर सराय के बाहर पास के एक सुंदर बगीचे में अपना पड़ाव डाला। बुलाकी, ये लो 4 रुपए। बाजार से खाना बनाने का सामान ले आओ, बैलों के लिए चारा भी लेते आना। जी मालिक। जब बुलाकी बाजार से सामान लेकर लौट रहा था, तो रास्ते में उसने एक विचित्र दृश्य देखा। हे ईश्वर, ये कैसा दृश्य है? ये लोग कौन है? राजा के कंधे पर पालकी और ये लड़का। बुलाकी बेहद हैरान हो उठा और जल्दी से अपने मालिक गंगाराम पटेल के पास आया। मालिक, मैं बाजार में एक विचित्र दृश्य देख कर आ रहा हूँ। एक प्रौढ़ा स्त्री की पालकी की एक राजा और 3 कहार उठाए हुए थे, और एक 15-16 साल का लड़का तीर कमान लिए साथ साथ चल रहा था। बुलाकी गंगाराम के सामने आसन जमाकर बैठ गया। केवल हूं करने से काम नहीं चलेगा मालिक। वो क्या माजरा था, मुझे उसके बारे में बताइए, वरना मैं यहीं से वापस अपने घर जाता हूँ। अरे, इतना बेचैन और उतावला क्यों हो रहा है? पहले भोजन आदि से निपट लें, फिर आराम करते वक्त मैं तुझे पूरा किस्सा सुना दूंगा। बुलाकी नाई उठकर खड़ा हो गया। अच्छी बात है मालिक, मैं झटपट सारे काम निपटा देता हूँ। हाँ, जल्दी कर, भूख बहुत जोर से लगी है। सब कार्यों से निबर कर जब गंगाराम ने हुक्के का दम लगाया, तो बुलाकी ने उनके पैर दबाते हुए फिर अपनी बात दोहराई। मालिक, अब बताओ, ऐसी क्या बात थी जो राजा उस प्रौढ़ स्त्री की पालकी उठाकर ले जा रहा था? तो ले, ध्यान से सुन। इस नगर के राजा का नाम चंद्रदत्त है, और उसकी किशोरी देवी बड़ी ज्ञानवती, मझली और सोमवती नाम की छोटी 3 रानियां हैं। काफी समय तक तीनों को संतान का मुख देखना नसीब नहीं हुआ, परंतु एक दिन बड़ी रानी के राजा को एक शुभ समाचार सुनाया। राजमहल में महारानी किशोरी देवी ने राजा से कहा, स्वामी, मैं माँ बनने वाली हूँ। सच प्रिय, तुम सच कह रही हो या मेरा मन रखने के लिए ऐसा कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ महाराज। आहा प्रिय, तुमने हमारी बरसों की साध आज पूरी कर दी। आज इस समाचार को सुनकर हम कितने खुश हैं, ये तुम्हें बता नहीं सकते हैं। दूसरी ओर जब ये समाचार राजा की मछली और छोटी रानी ने सुना, तो उनके कलेजे में आग लग गई। दूर हो जा दुष्टा, तुझे हमें मिले थे यह समाचार सुनाने को, पर मछली रानी, मैं तो समझी थी कि आप ये समाचार सुनकर खुश होंगी और मुझे इनाम देंगी। छोटी रानी सोमवती क्रोध में फुफकारती हुई आगे बढ़ी।
ये ले इनाम, तुझे इनाम की पड़ी है। और यहाँ इस खबर से कलेजे में आग लग गई है। एक तो पहले से ही राजा बड़ी रानी के कहने में चलता था, अब वो और भी उसका गुलाम हो जाएगा। तड़ाक! दासी तुरंत अपना मुंह मोड़कर वहां से भागी और दोनों रानियां आपस में सलाह करने लगीं। ये तो इसने बहुत बुरी खबर सुनाई। अब क्या करें मजली रानी, राजा तो हमारी बिल्कुल उपेक्षा कर देगा। यही डर तो मुझे भी खाए जा रहा है। इधर ज्यों ज्यों बड़ी रानी का गर्भकाल बीतने लगा, त्यों त्यों राजा बड़ी रानी के पास ही अपना समय बिताने लगा। मजली और छोटी रानी को वो बिल्कुल भूल ही गया। प्रिय, तुम्हें जिस चीज़ की जरूरत हो तुम मुझसे कहना। स्वामी, संगीत सुनते हुए भी आपको मेरी ही चिंता लगी है। मुझे आपके प्रेम के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। इधर छोटी और मजली रानी ईर्ष्या से भरी बौखलाती रहती। अब तो हद ही हो गई है छोटी रानी, हमें कुछ ना कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजा हमें बिल्कुल ही ना भुला दे। वही तो मैं भी सोचती रहती हूँ। सुंदरता में मैं किसी से कम नहीं हूँ, फिर भी राजा ने मुझे भुला दिया है। कुछ देर सोचने के बाद छोटी रानी सोमवती ने मजली रानी ज्ञानवती से कहा, मजली रानी, अगर किसी तरह बड़ी रानी को उसके परसों काल से पहले ही हम राज्य से बाहर निकलवा दें तो राजा का ध्यान हम अपनी ओर खींच सकती हैं। ये ख्याल अच्छा है, क्यों ना हम राजपुरोहित को अपनी ओर मिला लें। अगर बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दे दिया तो हमारी कद्र बिल्कुल धर जाएगी। अगर अगर बड़ी रानी ने पुत्र को जन्म दे दिया तो हमारी कद्र बिल्कुल घट जाएगी। छोटी रानी ने हैरान होकर पूछा, लेकिन राजपुरोहित उसमें क्या करेगा? वो ज्योतिषी भी है, अतः बच्चे की कुंडली भी वही बनाएगा। वही उसके शुभ अशुभ लक्षणों के बारे में राजा को बतलाएगा। तो उसे बुला, मैं तुझे सब समझाता हूँ। मैं तुझे सब समझाती हूँ। छोटी रानी सोमवती के बुलाने पर राजपुरोहित उसके महल में आया। आहा, मजली और छोटी दोनों महारानियां यहाँ उपस्थित हैं। खैर खैर तो है देवियों। राजपुरोहित, वर्ण शंकर का प्रणाम स्वीकार कीजिए। इस सेवक को आज कैसे याद किया? बैठिए पुरोहित जी, हमें आपसे कुछ सलाह करनी है। राजपुरोहित ने आसन ग्रहण कर लिया तो मजली रानी ने मोहरों से भरी एक थैली उसके सामने डाल दी। राजपुरोहित चौंका। ये क्या है मजली रानी? इसमें 2000 सोने के मोहरे हैं, ये आपके लिए हैं। राजपुरोहित वर्ण शंकर का आश्चर्य और भी अधिक बढ़ गया। मेरे लिए? मैं कुछ समझा नहीं मछली रानी। समझने की बात बड़ी आसान है पुरोहित जी। यदि आप किसी तरह बड़ी रानी किशोरी देवी को उसके बच्चे के जन्म से पहले ही राज्य से बाहर निकलवा दें तो ये मोहरे आपकी हो सकती हैं। पुरोहित उनकी बातों में आ गया। 2000 मोहरों का लालच कम नहीं था। वो तत्काल बोला, फिर तो मैं अवश्य कोई ऐसी तरकीब निकालूंगा जिससे महाराज महारानी को राज्य से निकाल दें। हम आपके इस उपकार को जीवन भर नहीं भूलेंगे। ये मोहरे उठा लीजिए। मोहरों की थैली उठाकर राजपुरोहित चला गया तो दोनों रानियों ने हाथ मिलाया। वो मारा, दीदी तुम्हारा भी जवाब नहीं है। दूसरे दिन राजपुरोहित राजा के पास पहुंचा। राजपुरोहित को आया देखकर राजा चिंतित हो उठा। क्या बात है पुरोहित जी, आप कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं? परेशानी की बात ना होती महाराज तो मैं यहाँ कभी ना आता। पर राजा और भी अधिक परेशान हो उठा। पर क्या? आप मुझसे साफ साफ कहिए, क्या बात है? महाराज, रात में आपकी आने वाली संतान के विषय में ग्रहों का मिलान कर रहा था, तभी मेरे मन में एक शंका ने जन्म लिया। मैं तो बहुत डर गया हूँ महाराज। राजा बौखला उठा। तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। महाराज, आने वाली संतान आपके लिए अशुभ है। अगर आपने कभी भी उसका चेहरा देखा तो आपकी जीवन लीला तुरंत समाप्त हो जाएगी। राजा भयभीत हो उठा। ओह नहीं, क्या यह सच है पुरोहित जी? क्या हमारे भाग्य में संतान का मुख देखना नहीं है? ये ग्रह नक्षत्रों और विधाता के लिखे को कौन टाल सकता है महाराज? आप किसी भी तरह बच्चे के जन्म लेने से पहले ही बड़ी रानी को कहीं दूर भेज दीजिए। राजा ने कुछ देर सोचकर राजपुरोहित से कहा,
ठीक है, हम तीर्थ यात्रा के बहाने से बड़ी रानी को काशी ले जाते हैं और उसे वहां छोड़कर चले आएंगे। ये तरकीब उत्तम है महाराज, पर आप महारानी को ये कभी मत बताइएगा कि आप उन्हें क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ऐसा किस लिए राजपुरोहित जी? महाराज, इसका असर आपके दूसरी संतान पर पड़ सकता है। हो सकता है कि ये संतान आपको मजली रानी से प्राप्त हो जाए। उनके ग्रह छोटी रानी से अच्छे हैं, संतान के सुख का योग भी है। राजा उठकर खड़ा हो गया। ठीक है, हम कल कल ही यात्रा की तैयारी करते हैं। ईश्वर आपकी यात्रा मंगलमय करे महाराज। दूसरे दिन राजा अपनी बड़ी रानी को साथ लेकर तीर्थ यात्रा पर निकल पड़ा। मंत्रीवर, हम जल्द ही लौटेंगे। आपके ऊपर हमें बहुत भरोसा है। यहाँ का ख्याल रखिएगा। आप निश्चिंत होकर जाइए महाराज। राजा चंद्रदत्त अपनी गर्भवती रानी किशोरी देवी को लेकर काशी नगरी पहुंचा और एक धार्मिक अतिथिशाला में उसमें डेरा डाला। प्रिय, सफर की थकान से सारा शरीर दर्द कर रहा है, क्यों ना हम आज आराम करें? मैं भी यही सोच रही थी स्वामी, हम कल ही बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने चलेंगे। रात को जब रानी गहरी नींद में सो गई तो राजा ने एक पत्र लिखा। महारानी, किसी कारण से मैं तुम्हें छोड़ने के लिए विवश हो गया हूँ। अब तुम स्वतंत्र हो, जहाँ जी चाहे जा सकती हो, पर मेरे राज्य की सीमाएं तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो गई है। घर लौटने की कभी कोशिश मत करना। तुम्हारा चंद्रदत्त। राजा ने मोहरों से भरी एक थैली और पत्र रानी के तकिए के नीचे रख दिया। मैं तुम्हें अपनी मजबूरी नहीं बता सकता महारानी। और फिर वो चुपचाप कक्ष से बाहर की ओर चल पड़ा। मुझे क्षमा करना महारानी। प्रातः जब रानी की आंखें खुली तो राजा की जगह उसका पत्र देखकर वो चिंतित हो उठी। पत्र पढ़ते हुए उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। स्वामी, आपने मेरे साथ ऐसा अन्याय क्यों किया? इस दशा में मैं कहाँ जाऊंगी? आप इतने निष्ठुर क्यों बन गए? रानी ने बाहर आकर देखा तो वहां रथ और रथवान भी नहीं थे। स्वामी, ऐसा मुझसे क्या अपराध हो गया है? रानी राजा को ढूंढती हुई अकेली नगर में भटकती रही। भटकते भटकते वो बाबा विश्वनाथ के मंदिर की सीढ़ियों के पास पहुंची तो बेहोश होकर गिर पड़ी। अरे देखो, ये औरत बेहोश होकर गिर पड़ी है। कोई थोड़ा पानी ला भाई, ये तो गर्भवती है। कुछ ही क्षणों में वहां भीड़ जुट गई। वो औरत रानी के मुंह पर पानी के छींटे मारने लगी। इसे हुआ क्या है? अरे देख नहीं रहा, बेहोश है बेचारी, शायद थकान की वजह से। आप लोग जरा अलग हटकर खड़े होइए, थोड़ी हवा आने दीजिए। तभी एक तेजस्वी वृद्ध साधु भीड़ को चीरकर वहां आया। रेवती, क्या हुआ इसे? कौन है ये? मुझे नहीं मालूम स्वामी जी, ये एकाएक बेहोश होकर गिर पड़ी, पूरे दिनों से है। ओह! तपस्वी साधु के कहने पर लोगों ने सहारा देकर रानी को उठाया और मंदिर के पास बनी उसकी कुटिया में पहुंचा दिया। रेवती, जब तक इसे होश न आ जाए तब तक तुम इसके पास ही रहना। मैं वैद्य जी को बुला कर लाता हूँ। वैद्य जी को नहीं स्वामी जी, किसी दासी को, किसी दाई को बुलवाइए। दाई के आने पर स्वामी जी कुटिया से बाहर निकल आए। हे भोलेनाथ, रक्षा करना। नियत समय पर रानी ने स्वामी जी की कुटिया में एक पुत्र को जन्म दिया। अरे देखती क्या है? बेटा है बेटा, इसका बाप कहाँ है? थोड़ी देर बाद स्वामी जी भीतर आए। अब कैसी तबीयत है बेटी? हमने तेरे बेटे का नाम विशाल रखा है। तुम मंदिर की सीढ़ियों पर बेहोश हो गई थी, लेकिन बाबा विश्वनाथ ने तुम्हें बचा लिया। बाबा, मेरे लिए तो आप ही विश्वनाथ हैं। आप मुझे सहारा ना देते तो ना जाने मेरा कितना बुरा हाल होता। कुछ नहीं होता, बाबा विश्वनाथ सबके रक्षक हैं। रानी की तबीयत संभली तो एक दिन स्वामी जी के पूछने पर रानी ने अपना सारा हाल उन्हें कह सुनाया। स्वामी जी गंभीर हो उठे। ओह, यह किसी मूर्खता की राजा ने। लेकिन तू घबरा मत बेटी, जब तक मैं हूँ तुझे कोई कष्ट नहीं होगा, और यदि ईश्वर ने चाहा तो तेरे विशाल को एक दिन उसका अधिकार जरूर मिलेगा। बाबा, मेरे बेटे को राज नहीं पिता का प्यार चाहिए। लेकिन तू चिंता मत कर बेटी, मैंने तेरे बच्चे की जन्म कुंडली देखी है। राजा को जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। तो मेरी बात याद रखना, एक दिन तेरा बेटा अपने पिता का प्यार और अपना अधिकार जरूर पाएगा। बाबा,
तब तक आप ही इसकी देखभाल कीजिए, मैं आपके ऋणी हूँ। स्वामी जी उठकर खड़े हो गए। पगली, बाप बेटी के मध्य भी कोई ऋण होता है? तो चिंता मत कर, मैं इसे वे सभी विद्याएं सिखाऊंगा जो एक युवराज को आनी चाहिए। अब आप ही इसके गुरु हैं बाबा, आप ही पिता। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। विशाल साथ के लड़कों में खेलने जाता तो लड़कों उसे चिढ़ाते। ए विशाल, तेरे पिता का नाम क्या है? हमें बताएगा नहीं क्या? इसका पिता इसका पिता हो तो बताए ना। इसकी माँ इसे मंदिर की सीढ़ियों पर से उठा कर लाई थी। रोज रोज का चिढ़ना जब विशाल से बर्दाश्त नहीं हुआ तो एक दिन, सोनू के बच्चे, यदि अब की बार तूने या तेरे किसी मित्र ने मेरे पिता का नाम पूछा तो मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। हाय माँ, अरे छोड़ मेरी गर्दन, कभी नहीं पूछूंगा मेरे बाप। उसी रात विशाल ने पहली बार अपनी माँ से पूछा, माँ आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं कि कौन है मेरे पिता? मेरी तो नाक में दम आ गया है। मेरे सारे मित्र मेरे पिता के बारे में पूछ पूछ कर मुझे चिढ़ाते हैं। बेटा, वे तेरे मित्र नहीं हैं जो तुझे चिढ़ाते हैं। तू थोड़ा बड़ा हो जा, मैं तुझे तेरे पिता का नाम जरूर बता दूंगी। दूसरी ओर राजा चंद्रदत्त अपनी बड़ी रानी को काशी में छोड़कर अपने घर लौटा तो जल्द ही उसे भूल गया और मजली रानी के महल में पड़ा रहने लगा। प्रिय, आज तुम बहुत सुंदर दिखाई दे रही हो। तुम्हारी इस सुंदरता का आखिर राज क्या है? महाराज, आपका स्नेह ही मेरी सुंदरता का राज है। लेकिन छोटी रानी के लिए तो ये आसमान से गिरे और खजूर के पेड़ पर आ अटके वाली बात हो गई थी। महारानी जी, महाराज आज मैं मजली रानी के महल में गए हैं। फिर मुझे क्या परवाह है, मैं भी अपना रास्ता खुद चुनूंगी। क्रोध से भरकर छोटी रानी उठकर खड़ी हो गई। प्रभावती, जा देख मंत्री जी कहाँ हैं, उनसे कहना मैंने उन्हें याद किया है इसी वक्त। जो आज्ञा महारानी जी। मंत्री क्रमवीर के आने पर छोटी रानी ने दासी को अपने पास से हटा दिया। आज्ञा छोटी रानी, सेवक को कैसे याद किया? मंत्रीवर, आप हमारे लिए कहीं से तेज बीज का प्रबंध कर दें। रानी की बात सुनकर मंत्री चौंका। ये आप क्या कह रही हैं? बीज का आप क्या करेंगी? हम उसे पिएंगे, ऐसे जीवन से तो मर जाना बेहतर है। नहीं नहीं, इस तरह मरने की बात सोचना तो कायरों का काम है। आखिर आपको क्या परेशानी है जो आपके मन में ऐसा ख्याल आया? मंत्रीवर, एक स्त्री के लिए सबसे बड़ी परेशानी और दुख की बात तब होती है जब उसका स्वामी उसकी उपेक्षा करने लगता है। आप सब कुछ देख रहे हैं और फिर भी हमसे पूछ रहे हैं। छोटी रानी की बात से मंत्री बेहद गंभीर होकर सोचने लगा। ओह, मेरी इच्छा पूर्ण होने का सुनहरा अवसर आ गया है। लोहा गर्म है, यही वक्त है। अब जब मैं इस राज्य को अपना अधिकार जमाने के लिए छोटी रानी की मदद ले सकता हूँ और राजा चंद्रदत्त को अपने रास्ते से हटा सकता हूँ। मंत्री ने तुरंत एक चाल चली। महारानी जी, मुझे आपसे हमदर्दी है। मंत्रीवर, जले पर नमक मत छिड़को। हम इस राज्य की महारानी कभी नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? अगर आप चाहें तो इस राज्य की पूरी बागडोर ही आपके हाथों में हो सकती है महारानी जी। राज्य की पूरी बागडोर? मंत्री ने पासा फेंका। मैं ठीक कह रहा हूँ महारानी जी। यहाँ का राजा राजपाट छोड़कर रानी निवास में पड़ा है। बड़ी रानी को राज्य से निकाल देने की घटना से जनता क्षुब्ध है और फिर मैं आपका साथ देने को तैयार हूँ, अगर आप हिम्मत करें तो। हिम्मत? छोटी रानी आवेश में भर उठी। मैं तैयार हूँ मंत्री जी, बोलिए मुझे क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना होगा। आपको यहाँ की महारानी बनाने की जिम्मेदारी अब मेरी है। बस आपको मेरा समर्थन करना होगा, बाकी सब मैं ठीक कर लूँगा। छोटी रानी छोटी रानी मंत्री की बातों में आ गई। वो ये भी भूल गई कि मंत्री को उसने किस लिए बुलवाया था। वो तो बस इस वक्त महारानी बनने का स्वप्न देख रही थी। महारानी सोमवती की जय। महारानी बनने के लालच में फंसी छोटी रानी एकदम से बोल पड़ी। मंत्रीवर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं मजली रानी को सूली पर चढ़वा दूंगी। उसने मुझे धोखा दिया है। आपकी आज्ञा का पालन होगा महारानी जी। आप देखते जाइए कि मैं किस तरह से आपका रास्ता साफ करता हूँ।
उसी रात मंत्री कर्मवीर वेश बदलकर रात के अंधेरे में एक तेज घोड़े पर सवार होकर पड़ोसी राजा धर्म सिंह से मिलने चल दिया। वो जानता था कि राजा धर्म सिंह की निगाह बहुत दिनों से उनके राज्य पर थी। अब वक्त आ गया है जब मैं धर्म सिंह से सौदा कर सकता हूँ। रात में ही मंत्री राजा धर्म सिंह से मिला। स्वागत है मंत्री वर, इतनी रात गए, अति आवश्यक रूप से भेंट करने के पीछे जरूर कोई गहरी बात है। महाराज, गहरी बात ना होती तो क्या मैं इतनी रात को यहाँ आता? और अगर मुझे अभी वापस ना लौटना होता तो मैं आपको इतनी रात को कभी तकलीफ नहीं देता। कोई बात नहीं है, कहो कैसे आना हुआ? महाराज, यदि यदि वो अवसर है महाराज, यही वो अवसर है जब आप चंद्रदत्त के राज्य पर चढ़ाई कर सकते हैं और वहां की अतुल संपदा को अपने राजकोष में भर सकते हैं। राजा धर्म सिंह हंसा। बस केवल अतुल संपदा और राज्य का स्वामी आप मुझे घोषित करेंगे? राजा धर्म सिंह की भौहें टेढ़ी हो गई। नहीं, ये नहीं हो सकता। हमें संपूर्ण राज्य चाहिए। फिर मुश्किल है महाराज, मेरी मदद के बिना आप किले में प्रवेश करना तो दूर, पास भी नहीं फटक सकते। अच्छा, नमस्कार। मंत्री पलट कर चल दिया तो राजा धर्म सिंह ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे रोका। सुनो कर्मवीर, हमें तुम्हारा प्रस्ताव मंजूर है। बोलो, आक्रमण कब करना है? आज से ठीक 4 दिन बाद नगर के पूर्वी द्वार पर रात को 10 बजे मैं आपकी सेना की अगवानी करूंगा। ठीक है, हम पहुंच रहे हैं। महाराज, एक बात और, मैं प्रत्यक्ष रूप से वहां आपका साथ नहीं दूंगा, पर आपका रास्ता अवश्य साफ रहेगा। लेकिन राजा चंद्रदत्त और उसकी दोनों रानियों को आपने जीवित नहीं छोड़ना है। तुम बेफिक्र रहो, कोई भी मेरी तलवार से जीवित नहीं बचेगा। मेरा विरोध करने वाला सीधा यमलोक में जाएगा। मुझे आपकी तलवार का भरोसा है महाराज। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, 4 दिन बाद किले के पूर्वी दरवाजे पर मिलेंगे। तुरंत मंत्री कर्मवीर शेख चिल्ली की तरह से सोचता हुआ वापस आगरा की ओर चल दिया। आहा, अब आगरा का राज्य मेरा होगा, और अगर छोटी रानी मान गई तो मैं उसे जीवनदान देकर अपनी पटरानी बना लूंगा। उधर काशी में स्वामी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटी किशोरी, मेरा अंत समय करीब आ गया है। मैं चाहता हूँ कि अब तो अपने बेटे के साथ अपने पति के घर लौट जा। पर बाबा, आपको ऐसी हालत में। मेरी चिंता मत करो बेटी, साधु सन्यासियों का तो सारा संसार अपना होता है। कोई ना कोई मेरी मिट्टी संगवा ही देगा। रानी किशोरी विचलित हो उठी। नहीं बाबा, मैं आपको ऐसी हालत में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। माँ, बाबा को क्या हुआ? स्वामी जी ने झोपड़ी की दीवार पर रखी एक थैली और एक तीर की ओर संकेत किया। विशाल, जरा वो थैली और तीर तो उतार कर ला बेटा। अभी लाता हूँ। विशाल थैली और तीर लाकर बाबा को देते हुए बोला। ये लीजिए बाबा, अब इन्हें तू ही अपने पास रख बेटा। इस थैली का भोजन कभी समाप्त नहीं होता, पर इससे दिन में एक बार ही भोजन मिलेगा। विशाल शरारत से मुस्कुराया। और बाबा, अगर मैंने इससे 2 बार भोजन मांगा तो? विशाल बाबा से मस्खरी करता है। करने दे बेटी, आज बहुत दिनों के बाद मेरे होठों पर मुस्कान आई है। अब मैं सुख से मर सकूंगा। रानी ने विचलित होकर स्वामी जी को दोनों हाथों को पकड़ लिया। भगवान के लिए ऐसा वचन मत बोलिए बाबा, आपके बिना मेरा कोई नहीं है। ईश्वर पर भरोसा रख बेटी, सब भला होगा। अपने बेटे को लेकर इसके पिता के पास आगरा चली जा। विशाल चौंका। आगरा? बाबा, क्या मेरे पिता आगरा में रहते हैं? हाँ बेटा, तेरे पिता आगरा राज्य के राजा चंद्रदत्त हैं। किसी कारण तुम्हारी माँ को उनसे कुछ वर्षों के लिए अलग रहना पड़ा, पर अब वो समय बीत गया है। विशाल उत्साह से भर उठा। फिर तो मैं अपने पिता से मिलने अवश्य जाऊंगा बाबा, पर आपने बताया नहीं कि इस थैली से यदि मैंने 2 बार भोजन मांगा तो क्या होगा? इसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी बेटा। हमें जरूरत से अधिक कभी किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए। विशाल ने तीर बाबा की ओर किया। और इस तीर का क्या गुण है बाबा?
इस तीर को किसी भी धनुष पर रख कर चलाओगे तो ये अपना निशाना जरूर बिंधेगा। विशाल खुशी से उछल पड़ा। वाह, फिर तो मैं इस तीर से अपने और अपने पिता के शत्रुओं को मार गिराऊंगा। अवश्य बेटा, पर ध्यान रखना, राजा का धर्म प्रजा और निर्धनों की सेवा करना होता है, उन्हें सताना नहीं। पर बाबा, दुष्टों का विनाश करना भी तो राजा का धर्म होता है। अचानक स्वामी जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हाँ बेटा, तो तू ठीक कहता है बाबा। दूसरे ही क्षण दीपक बुझ गया और बाबा के प्राण पखेरु उड़ गए। नहीं बाबा, नहीं बाबा, हमें छोड़कर मत जाओ बाबा। स्वामी जी की दाह संस्कार करने के बाद बड़ी रानी विशाल को साथ लेकर आगरा की ओर चल दी। रास्ते में एक गाड़ी वाले ने उन्हें गाड़ी में बैठा लिया। इत्तेफाक से मैं भी आगरा की तरफ ही जा रहा हूँ बहन, पैदल तो तुम वहाँ महीनों में पहुँच पाती। हाँ भाई, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। रास्ते में एक दिन उन्हें बहुत ज़ोरों की भूख लगी, पर दूर दूर तक खाने का कोई ठिकाना नहीं था। बैल भी भूखे थे। बहन, पानी तो यहाँ है, पर खाना मेरे पास भी खत्म हो गया है। अगला पड़ाव भी यहाँ से काफ़ी दूर है। काका, खाने का प्रबंध मैं अभी करता हूँ, चिंता मत करो। विशाल ने तुरंत अपनी थैली निकाली और उससे भोजन मांगा। थैली रानी, बाबा विश्वनाथ के भक्त क्या भूखे रहेंगे? ला, हमारे लिए और बेचारे बैलों के लिए जल्दी से भोजन का इंतजाम कर। अगले पल थैली से खाना प्रकट हो गया। तब गाड़ीवान विशाल और रानी के साथ बैलों ने भी डटकर भोजन किया। भाई वाह, ये तो बड़ी करामाती थैली है। अगर ये थैली मेरे पास होती तो मैं चैन से अपने बच्चों का पेट भर पाता। इसमें सोचने की क्या बात है काका, लो ये थैली तुम ही ले लो। आगरा पहुंचकर रानी और विशाल ने एक धर्मशाला में डेरा डाला। माँ, इस नगर में चारों तरफ सैनिक घूमते नजर आ रहे हैं, कुछ चक्कर मालूम होता है। हो सकता है कोई बात हो, अब तू सो जा। सुबह होने पर विशाल ने अपने माँ से फिर पूछा, माँ, तूने मुझे ये नहीं बताया कि पिताजी ने तुझे घर से क्यों निकाल दिया था? मुझे खुद भी पता नहीं है बेटा। तू उस वक्त मेरे पेट में था। जाते समय वे एक पत्र छोड़ गए थे। मैं उस समय सो रही थी। विशाल के मांगने पर बड़ी रानी ने वो पत्र अपने बेटे को दिया। विशाल ने वो पत्र पढ़ा। इसमें तो कुछ भी कारण नहीं लिखा है, लेकिन तू चिंता मत कर माँ, मैं इस बात का पता अवश्य लगाऊंगा कि उन्होंने तुझे क्यों छोड़ा। बेटा, ऐसा कोई काम ना करना जिससे तेरे पिता का अपमान हो। नहीं करूंगा माँ, लेकिन अगर उन्होंने तेरे साथ कोई अन्याय किया होगा तो मैं भी उन्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं बेटा, बदला लेने से मन को कभी शांति नहीं मिलती, उल्टा रोष उत्पन्न होता है। जा, बाजार से कुछ खाने को ले आ। लेकिन विशाल बाजार ना जाकर राजा के किले की ओर निकल पड़ा। अरे, इतनी विशाल सेना, पर इसने किले को क्यों घेर रखा है? विशाल को वहां खड़े हुए अभी मुश्किल से कुछ ही पल बीते थे कि एक सैनिक ने उसे आकर पकड़ लिया। ए लड़के, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? मैं रास्ता भटक कर यहाँ आ गया हूँ भाई, पर आप कौन हैं और मुझे क्यों पकड़ रहे हैं? सैनिक ने विशाल पर रोब जमाते हुए कहा। हम राजा धर्म सिंह के सैनिक हैं। हमने राजा चंद्रदत्त का किला घेर रखा है। ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? राजा चंद्रदत्त ने आपका क्या बिगाड़ा है? सैनिक ने डींग हाँकी। वो हमारा क्या बिगाड़ सकता है? 2 दिन बाद वही हमसे पनाह मांगने आएगा। हमें पता चला है कि किले में उसके सैनिक भूखे मर रहे हैं। जल्दी इस किले पर हमारे राजा का अधिकार हो जाएगा। आप तो बहुत बहादुर हैं सैनिक जी। अब मैं जाऊं? जा, भाग जा, फिर कभी इधर मत आना। नहीं आऊंगा सैनिक जी। विशाल इधर उधर घूम फिरकर दोपहर का खाना लेकर धर्मशाला पहुंचा। रानी की चिंता के मारे बुरा हाल था। अरे, कहाँ चला गया था तू? फिक्र के मारे मेरा तो बुरा हाल था। माँ, बहुत बुरी खबर है। किसी धर्म सिंह नाम के राजा की सेना ने किले को घेर रखा है। सैनिक किले में भूखे मर रहे हैं। बड़ी रानी चिंतित हो उठी। ओह, वो दोस्त आखिर यहाँ पहुँच ही गया। बहुत वर्षों से उसकी हमारे राज्य पर नज़र थी, पर वो तेरे पिता से डरता था। ज़रूर कोई हमारा आदमी उससे जा मिला होगा। तू खाना खा माँ, मैं ज़रा देख कर आता हूँ। पर तू जा कहाँ रहा है? खाना तो खाता जा।
मैंने खाना खा लिया है माँ, तू घबरा मत। जब तक मेरे पिता खुद ही तुझे लेने यहाँ नहीं आएंगे, मैं अपना परिचय उन्हें नहीं दूंगा। विशाल सीधा किले के पास पहुंचा तो उसे सेना में हलचल दिखाई दी। सुनो नायक जी, ये सैनिक लोग किले के पूर्वी दरवाजे की ओर क्यों भाग रहे हैं? किले का पूर्वी द्वार खोल दिया गया है। राजा चंद्रदत्त अपनी पराजय स्वीकार करने हमारे राजा की शरण में आ रहा है। कहकर सैनिक तेजी से चला गया तो विशाल सोचने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे रहते मेरे पिता पराजय स्वीकार नहीं कर सकते। एकाएक वो तेजी से किले के पूर्वी दरवाजे की ओर भागने लगा। मैं एक एक को यमलोक पहुंचा दूंगा। विशाल किले के पूर्वी द्वार पर पहुंचा। अरे, बड़ी भारी सेना है और भयानक भी दिखाई दे रही है। तभी उसने देखा कि राजा चंद्रदत्त अपने मंत्री करमवीर और कुछ चुने हुए सैनिकों के साथ बाहर आ रहा था। सामने से हट जाओ, महाराज चंद्रदत्त आ रहे हैं। राजा का ये उच्च अधिकारी राजा के द्वारा पराजय स्वीकार करने से बड़ा खुश नजर आ रहा है। विशाल तेजी से आगे बढ़ा और राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। रुक जाइए महाराज, आप शत्रु से पराजय स्वीकार करने नहीं जाएंगे। ए लड़के, कौन है तू? हट सामने से। विशाल अपनी जगह से हिला तक नहीं। नहीं हटूंगा मैं। महाराज, आप पहले किले में चलिए, तब मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और क्या कर सकता हूँ। लड़के, क्या तेरी सामत आई है? लेकिन तभी राजा ने बीच में टोका। मंत्रीवर, किले में वापस चलो, हमें इस बालक की बात सुननी चाहिए। ये बालक साहसी है। लेकिन महाराज, राजा धर्म सिंह जी को खबर पहुंचाई जा चुकी है और हम किले से बाहर खड़ी उसकी सेना से घिर चुके हैं। हमें तत्काल वहां चलना चाहिए। विशाल ने तेजी से झपटकर एक सैनिक का धनुष छीन लिया। महाराज, आप किले में जाइए, इन सैनिकों से मैं निपटता हूँ। बड़ा साहसी बालक है ये। कौतूहलवश राजा चंद्रदत्त वहां से नहीं हिला। विशाल ने धनुष पर अपना तीर चढ़ा लिया। देखते क्या हो, पकड़ो इस लड़के को और टुकड़े टुकड़े कर दो। जय बाबा विश्वनाथ। विशाल ने तीर छोड़ा और तीर सैकड़ों तीरों के रूप में बढ़कर शत्रु सैनिकों की छाती में धंसने लगे। चारों तरफ हाहाकार मच गया। उफ, भागो। दूसरे ही क्षण वो तीर फिर वापस विशाल की कमान में आ गया। राजा चंद्रदत्त और मंत्री ये देखकर चौंके। मंत्रीवर, ये तो कोई चमत्कारी बालक मालूम होता है। तुम सैनिक के साथ साथ इसी वक्त शत्रु पर टूट पड़ो। नहीं महाराज, मैं एक बालक के ऊपर भरोसा करके राजा धर्म सिंह को दी गई जुबान से नहीं फिर सकता। मंत्री की बात सुनकर राजा को क्रोध आ गया। इसका अर्थ यह है कि तुम भी शत्रु से मिल गए हो। आपने ठीक समझा महाराज, अब आप वापस किले में जीवित नहीं जा सकते हैं। तभी राजा चंद्रदत्त अपनी तलवार खींचकर करमवीर पर टूट पड़ा। उसी समय शत्रु के कई सैनिक भी राजा की ओर झपटे। दगाबाज, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जरूर अगर तुम जीवित बचे तो। राजा को घिरा देखकर किले से हजारों सैनिक बाहर निकल पड़े और शत्रु पक्ष से भिड़ गए। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। बहादुरों, मरते दम तक भी हम पराजय स्वीकार नहीं करेंगे। तभी राजा चंद्रदत्त पर मंत्री ने तलवार से भयानक वार किया, लेकिन विशाल की कमान से निकला एक तीर मंत्री की छाती में जा धंसा। फिर विशाल ने पूरे वेग से शत्रु की सेना पर तीरों की वर्षा करनी शुरू कर दी। वाह, शाबाश बेटा, इस दगाबाज और दुष्ट मंत्री को मारकर तुमने मेरी जान बचाई है। तुम वाकई वीर हो। तुम्हें जन्म देने वाली माँ धन्य है। शत्रु की सेना विशाल की बाण वर्षा के सामने टिक नहीं सकी और भाग खड़ी हुई। महाराज, जान बचानी है तो तुरंत भागिए। उस बालक के तीर साधारण नहीं है। हमारी सेना मैदान छोड़कर भाग रही है। मंत्री करमवीर मारा गया। ओह, ठीक है, चलो फिर कभी देखेंगे। शत्रु की सेना के भागते ही राजा चंद्रदत्त ने विशाल से पूछा, तुम कौन हो बेटा? तुमने मेरी पराजय को जीत में बदल दिया है। मुझे अपना पूरा परिचय दो। क्षमा करें महाराज, जब तक मैं अपने पिता से ये नहीं पूछ लेता कि उसने मेरी माँ को घर से क्यों निकाला, तब तक मैं आपको अपना परिचय नहीं दे सकता। राजा चंद्रदत्त विचलित हो उठा। ओह, बिना कारण बताए अपनी पत्नी को घर से निकालने वाला व्यक्ति निश्चय ही दुष्ट है। कौन है तुम्हारा पिता?
मैं उसे अभी बुलाने का हुक्म देता हूँ। महाराज, कल मुझे दरबार में आने की इजाज़त दीजिए, मैं तभी अपने पिता के बारे में आपको बताऊंगा। राजा ने तुरंत विशाल को इजाज़त दे दी। इजाज़त है, कल तुम दरबार में आओ। हम ना केवल तुम्हारे पिता को पकड़ मंगवाएंगे, बल्कि तुम्हारा राजोचित सम्मान भी करेंगे। जो आज्ञा महाराज। विशाल धर्मशाला पहुंचा और उसने सारा किस्सा अपनी माँ को बताया तो माँ ने उसे झिड़का। ये क्या, तू अपने पिता को भरे दरबार में शर्मिंदा करेगा? क्या हर्ज है माँ, जब तक मुझे कारण पता नहीं चलेगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तो चुपचाप देखती जा, राजा स्वयं अपने कंधे पर पालकी का डंडा रखकर तुझे ले जाएगा। बड़ी रानी ने विशाल को बहुत रोका, पर विशाल नहीं रुका। दूसरे दिन राजा के दरबार में जा पहुंचा। आओ वीर युवक, राजमहल में तुम्हारा स्वागत है, आसन ग्रहण करो। नहीं महाराज, मैं उस अन्यायी राजा के दरबार में आसन ग्रहण नहीं कर सकता जिसने स्वयं अपनी गर्भवती पत्नी को बिना कारण बताए घर से निकाल दिया हो। विशाल की बात पर राजा चंद्रदत्त का सेनापति क्रोध में तलवार खींचकर आगे बढ़ा। गुस्ताख लड़के, तेरा इतना साहस कि तू हमारे राजा को अन्यायी कहे? मैं अभी तेरी गर्दन उड़ाता हूँ। सेनापति, ये बहादुरी युद्ध के मैदान में क्यों नहीं दिखाई थी? फिर भी कोशिश करके देखो। लेकिन राजा चंद्रदत्त तुरंत गद्दी से उतरकर दोनों के बीच में आ गया। नहीं सेनापति, नहीं। विशाल हमारा सम्मानित अतिथि है और इसने जो कहा गलत नहीं कहा है। सचमुच हमने बिना कुछ बताए अपनी बड़ी रानी को घर से निकाल दिया था। आवेश में भरकर राजा बोलता चला गया। राजपुरोहित ने हमसे कहा था कि अगर हमने अपने होने वाले बच्चे के जन्म के बाद कभी भी उसका चेहरा देखा तो हमारी मृत्यु निश्चित है। ओह, तो ये बात थी। आप अपने प्राणों के चले जाने के भय से ही डर गए थे? जरा राजपुरोहित को दरबार में तो बुलवाइए महाराज। राजा के बुलवाने पर राजपुरोहित डरता डरता राज दरबार में आया। महाराज, मैं राजपुरोहित जी से कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ, कुछ भी पूछो, हमारी इजाज़त है। विशाल ने राजपुरोहित को घूर कर देखा तो राजपुरोहित और भी घबरा गया। पुरोहित जी, क्या ये सच बात थी कि अगर महाराज अपनी होने वाली संतान का चेहरा देखते तो उनकी मृत्यु हो जाती? हाँ हाँ, बिल्कुल सच थी। और अगर महाराज की वह संतान उनके सामने आकर खड़ी हो जाए तो क्या आज भी? हाँ हाँ, अगर आज भी वो सामने आ जाए तो महाराज की मृत्यु निश्चित है। विशाल ने मुस्कुराकर तुरंत राजा की ओर देखा। फिर मरने के लिए तैयार हो जाइए महाराज, आपकी बड़ी रानी किशोरी देवी का बेटा विशाल आपके सामने खड़ा है। क्या, मेरा बेटा? राजा हड़बड़ाकर राजगद्दी से उठता हुआ बोला। अरे, तुम मेरे बेटे हो, पर मैं तो जीवित हूँ। तब तो महाराज, यह आपका बेटा नहीं हो सकता, ये कोई बहुरूपिया है। उधर पर्दे के पीछे बैठी मजली और छोटी रानियां चौंक पड़ी और भयभीत हो उठी। छोटी रानी, मुझे कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ती है। अच्छाई इसी में है कि भेद खुलने से पहले ही हम यहाँ से खिसक जाएं। नहीं, मैं क्यों तुम्हारे साथ जाऊं? बड़ी दीदी को राज्य से निकलवा कर तुमने मुझे दूध की मक्खी की तरह से बाहर निकाल फेंका। अब मरो। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। खड़ा हुआ राजा फिर राजगद्दी पर बैठ गया। विशाल गंभीर हो गया। महाराज, अगर मैं आपका बेटा नहीं हूं तो आप मुझे इसी समय सूली पर चढ़ा दें, लेकिन पहले मेरे साथ नगर के धर्मशाला तक चलिए। शायद आप अपनी पत्नी और मेरी मां को पहचान सकें। राजा विशाल की बात मानकर चल पड़ा। तभी विशाल ने राजा को रोका। ठहरिए महाराज, मेरी एक शर्त और भी है। अगर मैं आपका बेटा निकला तो आप खुद अपने हाथों से पालकी उठाकर मेरी माँ को राजमहल लाएंगे और इस राजपुरोहित को सूली पर चढ़ा देंगे। मुझे मंजूर है बेटा। लेकिन तभी राजपुरोहित सूली के भय से टूट गया और राजा के पैरों में पड़ गया। नहीं महाराज, मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। मैंने तो मजली रानी और छोटी रानी के कहने पर लालच बस झूठ बोला था। क्या, तुमने झूठ बोला था? राजपुरोहित के स्वीकार करते ही राजा क्रोध में भर गया। सेनापति, इस नमक हराम को हटाओ यहाँ से और दोनों रानियों को भी फौरन गिरफ्तार करो। कल बीच चौराहे पर जल्लाद से इनकी गर्दन उड़वा दो। जो आज्ञा महाराज।
राजा विशाल के साथ फौरन नगर की धर्मशाला पहुंचा। ओह महारानी, हमें क्षमा कर दो, हम तुम्हारे अपराधी हैं। ऐसा मत कहिए स्वामी। महारानी के मना करने पर भी राजा नहीं माना और उसे पालकी में बैठाकर अपने महल ले गया। गंगाराम कहानी समाप्त की। गंगाराम ने कहानी समाप्त की। बस वही दृश्य तू देख कर आया था बुलाकी। अब सो जा, सुबह सफर करना है। आप ठीक कहते हो मालिक, पर उन रानियों को राजा ने क्या सचमुच कत्ल कर दिया था? जैसा उन्होंने काम किया था उसके अनुसार तो उन्हें कत्ल कर देना ही उचित था बुलाकी जी। और इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।